इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे फाइंड किया जाता है ये आप सीख चुके हैं। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने से परफेक्शन आ जाएगी। फिर भी मैं अपनी तरफ से आगे बढ़ने से पहले जो पुराना आपने पढ़ा है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, उसका पहले रिवीजन करूंगा ताकि एक फिनिशिंग हो जाए और फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो मैं गगन कपूर एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। आइए जी, मेरे साथ साथ हम लोग पढ़ रहे थे हाउ टू फाइंड आउट रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। यह हम पढ़ चुके हैं। इंडिविजुअल के केस में हमें दो सेक्शन से होके गुजरना पड़ता है। एक है सेक्शन 6(1) और दूसरा है 6(6). रिवीजन हो रही है इसलिए प्रेशर नहीं, मैं जो बोलूंगा वो आप अपने माइंड में रिकॉल करेंगे, ठीक है। तो इंडिविजुअल की अगर हम बात करें तो लॉ कहता है कपूर साहब, इंडिविजुअल के केस में हम सेक्शन 6(1) को चेक करते हैं। सेक्शन 6(1) में एक ए कंडीशन है और एक बी कंडीशन है। अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो उस पर्सन को हम बुलाएंगे रेजिडेंट। 6(1) तो बी की जरूरत नहीं है और 6(1) नहीं हो रही तो बी अगर पास हो जाए, मतलब दोनों में से अगर कोई एक कंडीशन भी फुलफिल हो गई तो इसका मतलब है वो पर्सन कहलाएगा रेजिडेंट। सर रेजिडेंट हो गया तो क्या हो गया, कोई बहुत बड़ी बात हो गई? नहीं बेटे नहीं। अगर वो रेजिडेंट निकल आया तो फिर सेक्शन 6(6) लगाना पड़ेगा। सेक्शन 6(6) में फिर दो कंडीशन है, ए और अब की बारियां लिख रहा हूं एंड बी। अगर ये बोथ सेटिस्फाई हो गई तो ये बन जाएगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट। सर अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती यानी अदरवाइज हो जाता है तो ये कहलाएगा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इंडिविजुअल सेक्शन 1(a) और सेक्शन 1(b) इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे तो वो बन जाएगा रेजिडेंट। अगर सर वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दे तो भी रेजिडेंट। हमें तो एक चाहिए थी, दो मिल गई तो एक्स्ट्रा मिल गई। सर अगर वो दोनों ही कंडीशन को नहीं सेटिस्फाई करे तो इफ नो कंडीशन आर सेटिस्फाइड या बोथ नॉट सेटिस्फाइड, दोनों की दोनों अगर सेटिस्फाइड नहीं हो रही हैं तो दैट पर्सन विल बिकम नॉन रेजिडेंट। इसे हम बोलते हैं एनआर और इसे हम बोल देते हैं ROR और इसे हम बोल देते हैं NOR। और ये जी बुक में क्या लिखा है, एन इंडिविजुअल। अगर आप इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे तो आपके पास तीन रिजल्ट आएंगे, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं ROR। रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, जिसे हम बोल देंगे NOR। हमारी मर्जी है, कुछ लोग RNOR भी बोल देते हैं, आपकी मर्जी है, जो मर्जी बोलो। और ये है नॉन रेजिडेंट, इसे हम बोलते हैं NR। तो तीन तरह के स्टेटस होते हैं और उन तक पहुंचने का तरीका डायग्राम वाइज बताऊं तो ये है। रिवाइज करवा रहा हूं मैं, कुछ नया नहीं है, सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूं। तो
सर कैसे पता चलेगा कि इंडिविजुअल रेजिडेंट है और वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है? कैसे पता चलेगा? तो यहां पर बताया है कि पहले तो उसको रेजिडेंट होना पड़ेगा। ये कौन बताएगा? 6(1) में अगर वो रेजिडेंट हो गया तो फिर उसको 6(6) में दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करना है, तो वो बन जाएगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट। यही बात आपके पैराग्राफ 19.1 में लिखी है कि पता लगाएंगे कि इंडिविजुअल रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। कैसे? पहले तो वो इंडिविजुअल रेजिडेंट बनेगा, उसके रूल 19.1 पैरा में दिए हुए हैं। फिर अगर वो इंडिविजुअल रेजिडेंट निकल आता है तो चेक करेंगे कि क्या वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, ठीक है। और अगर वो इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट है तो फिर कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये रीडिंग का पॉइंट दिया हुआ है कि आप इसको पढ़ लो और समझ लो। मैंने कहा हाँ, डायग्राम में हमने इसको समझ लिया। अब यहां पर पहला लॉ है सेक्शन 6(1) का, जो कि कहता है व्हेन एन इंडिविजुअल इज रेजिडेंट इन इंडिया। बोलो, पढ़ चुके हो ना आप? आपने कहना इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इफ ही सेटिस्फाइज एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग बेसिक कंडीशन। इसका मतलब क्या हुआ? सर अगर एक सेटिस्फाइड हो गई तो भी चलेगा, दोनों सेटिस्फाई हो गई तो भी चलेगा, दोनों ही केस में वो रेजिडेंट कहलाएगा। अब ये दो कंडीशन क्या थी? अभी तक आपको याद हो जानी चाहिए। पहली कंडीशन थी कि ही इज इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर 182 डेज और मोर, ठीक है। सेकेंड केस में कंडीशन थी ही इज इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 80 डेज और मोर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग 4 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। हमने इस पर खूब सारे क्वेश्चन किए थे। ये बड़ा सिंपल सा रूल था। यहां किसी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत होने ही नहीं वाली। सेक्शन 6(1) कहता है 182 डेज और मोर या फिर 60 इन प्रीवियस ईयर प्लस 365 और मोर इन 4 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। ये हमने पढ़ा था। ये रूल बहुत सीधा था। इस रूल ने बताया कि अगर इनमें से एटलीस्ट एक कंडीशन, एटलीस्ट वन कंडीशन, इसका मतलब हो गया एक सेटिस्फाई हो जाए या दोनों सेटिस्फाई हो जाए, दोनों का रिजल्ट यह है कि वो पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन बन जाएगा रेजिडेंट। अगर वो रेजिडेंट बन गया तो मेरा काम खत्म नहीं हुआ, मुझे आगे भी चेक करना पड़ेगा। वो मैं चेक करूंगा, पर अभी मुझे आगे बढ़ना होगा। एक ये नीचे का पैराग्राफ है, इसे थोड़ी देर के बाद रीड करता हूं। अब यहां लिखी हुई है एक्सेप्शंस। क्या तुम्हें याद है? तुम्हें याद होना चाहिए कि मैंने इसकी कुछ एक्सेप्शंस बताई थी। बोलो क्या? एक तो बताई थी कि अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, इंडिया छोड़कर जा रहे हैं, फॉर 2 रीजन है, एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया या फिर क्रू ऑफ मेंबर ऑफ इंडियन शिप, तो आपके ऊपर बी कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी, हटा ली जाएगी। यहां लिखा है कि एक्सेप्शन, और कैसे लिखा है कि सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि लॉ में लिखा है कि 60 डेज जो होंगे वो 182 डेज से बदल जाएंगे। पहला, इन केस ऑफ इंडियन सिटीजन
हु लीव्स इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। पहला सिंपल सा केस है। नीचे ये बात बताई है कि एम्प्लॉयमेंट चाहे नई हो चाहे पुरानी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी नीचे पढ़ता हूं। सेकंड, इंडियन सिटीजन हु लीव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप। एक ये कंडीशन है और दूसरी फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। या एक्सप्लेनेशन, इसके बाद एक्सप्लेनेशन है कि यहां पर यह लिखा है कि जो रिक्वायरमेंट है वो है नॉट लिविंग इंडिया फॉर टेकिंग एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, बस लिविंग इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब वो कह रहे हैं, सिंघानिया जी कह रहे हैं कि ये कहीं नहीं लिखा कि आप एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए जा रहे हो, लिखा है एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि एम्प्लॉयमेंट हो सकता है इंडिया में हो और आप अपना कोई प्रोजेक्ट करने विदेश में जा रहे हैं तो भी इस एक्सेप्शन में आप कवर हो जाओगे। इंडिविजुअल नीड नॉट बी अनएम्प्लॉयड। ठीक है। तो ही मे बी एम्प्लॉयड इन इंडिया एंड लीव इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ऑन फॉरेन असाइनमेंट, तो भी चलेगा। और वो अनएम्प्लॉयड था, बाहर नौकरी के लिए जा रहा है, तो भी चलेगा। ठीक है। पहला केस क्लियर हो गया। अब यहां पे पढ़ता हूं जो हमने छोड़ दिया। यहां लिखा है कि अगर इंडिविजुअल जो कि सिटीजन ऑफ इंडिया है, अगर वो मेंबर ऑफ क्रू ऑफ फॉरेन बाउंड शिप लीविंग इंडिया है, जो शिप विदेश जाती हैं वापिस आती हैं उनको फॉरेन बाउंड शिप कहते हैं। द पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया शेल नॉट इंक्लूड द पीरियड गिवन इन रूल 126। मतलब रूल 126 कहता है पीरियड बिगिनिंग ऑन द डेट एंटर्ड इन द कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द शिप बाय द सेड इंडिविजुअल फॉर एलिजिबल वॉयज एंड एंडिंग ऑन द डेट एंटर्ड इन द कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ साइनिंग ऑफ बाय दैट इंडिविजुअल फ्रॉम दैट शिप ऑफ द वॉयज शेल नॉट बी इंक्लूडेड। सर आपने क्या पढ़ा, मुझे कुछ समझ नहीं आया। वो कह रहा है कि अगर सिटीजन ऑफ इंडिया इंडियन शिप का क्रू मेंबर है तो ये क्या करते हैं, जब ये छुट्टी मना के शिप पर वापस ज्वाइनिंग करने के लिए जाते हैं तो ये एक रजिस्टर में साइन करते हैं जिसे कंटिन्यूअस डिस्चार्ज रजिस्टर नाम दिया गया है। तो अगर एक पर्सन ने साइन किया, मान लीजिए आज की डेट डाल दी, मान लेते हैं आज की डेट है 10th ऑफ जून, तो उसने दिखा दिया कि मैं 10th ऑफ जून को शिप पे आ गया हूं। अब शिप अभी पोर्ट पे खड़ा है, पहले स्टाफ आता है ना, बाद में लोग आते हैं। तो लॉ ने यह क्लैरिफाई किया कि कपूर साहब जिस दिन उसने रजिस्टर पे साइन कर दिया वो शिप भले पोर्ट पे खड़ा हुआ हो, हम ये मान लेंगे कि अब वो विदेश में है, यहां से हम उसको इंडिया में काउंट नहीं करेंगे। मैंने कहा ठीक है। अब वो नौकरी से लौट के आया 18 नवंबर को, ये शिप गया विदेश में गया, 10 जून को गया, वापिस आया तो 18 नवंबर को उसने कंटिन्यूअस डिस्चार्ज रजिस्टर में साइन किया कि अब मैं अपने घर जा रहा हूं रेस्ट करने के लिए। तो लॉ कह रहा है कि 18 तारीख के बाद का पीरियड उसका इंडिया में स्टे में काउंट होगा। यानी अगर कोई पर्सन मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप है तो उसके डेज कैलकुलेशन करने के लिए जिस दिन वो कंटिन्यूअस डिस्चार्ज में रजिस्टर में एंट्री कर देगा, हम मान लेंगे वो विदेश में चला गया, वो दिन उसका इंडिया में इंक्लूड नहीं होगा। और वहां से लेकर जब वो वापस आएगा और फिर रजिस्टर पे साइन करेगा, छुट्टी लेगा, तब तक का पीरियड आपका इंडिया में काउंट नहीं होगा। शेल नॉट बी इंक्लूडेड इन द पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया। तो कंटिन्यूअस डिस्चार्ज रजिस्टर में जिस दिन साइन हो गए, मान लिया जाएगा विदेश में पहुंच गए, वो दिन भी काउंट नहीं होगा, उसके आगे के दिन भी काउंट नहीं होंगे। जब वापस आके आप साइन करोगे रजिस्टर में, वहां तक के दिन हम ये मान लेंगे कि आप इंडिया से बाहर थे। आइए जी, अब दूसरा केस भी ले लेते हैं। यहां पर एक और केस होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें लिखा है कि सिटीजन ऑफ इंडिया या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया।
इसके लिए भी हमारी कंडीशन नंबर बी यानी 60 प्लस 365 डेज एप्लीकेबल नहीं होगी। इसके लिए भी ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। ओके, अब क्या हुआ, इन तीन केस में जैसे मर्जी याद कर लीजिए, ये वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी, केवल ये वाली कंडीशन देखी जाएगी। और फिर बाकी केसेस में चाहे ए चाहे बी, दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, वो व्यक्ति रेजिडेंट बन गया, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम आगे जाएंगे और 6(6) में जाके दो कंडीशन चेक करेंगे। पहला 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर और दूसरा 730 डेज और मोर इन 7 प्रीवियस ईयर्स। ये कंडीशन चेक करेंगे। जिसने भी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी उसे हम बोल देंगे ROR। अब यहां पर पढ़िए कि एडिशनल कंडीशंस, ये पता लगाने के लिए कि क्या वो पर्सन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है इंडिया का, तो इसके लिए सेक्शन 6(6) में जाते हैं। वहां लिखा है कि एक रेजिडेंट जो बना था वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनेगा इंडिया का अगर वो सेटिस्फाई कर देता है फॉलोइंग 2 कंडीशन। इसका मतलब यह है कि उसे दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। पहली कंडीशन है 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर और दूसरी कंडीशन है 730 डेज और मोर इन 7 प्रीवियस ईयर्स। ये जो कंडीशन नंबर 2 है ये बहुत सिंपल है, इसमें तो केवल डेज काउंट करने हैं। आपने लिस्ट में 7 साल लिखने और उनके डेज काउंट करने हैं। यहां पर सर कैसे पता लगाएंगे 2 बार रेजिडेंट है, तो उसके लिए वही आपने 6(1) वाली कंडीशंस को लगा के चेक करना है। सर बुक कह रही है कि कपूर साहब देखो, हम ये कहना चाहते हैं कि इंडिविजुअल ROR बनता है अगर वो सेटिस्फाई करे वन ऑफ द बेसिक कंडीशन, 6(1) वाली एक कंडीशन सेटिस्फाई कर दे और दोनों कंडीशन 6(6) वाली सेटिस्फाई कर दे। यहां तक बेटे सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई बच्चा मुझे यह कह दे कि सर मुझे बात समझ में नहीं आई। यहां तक सबको समझ में आएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद सिंघानिया जी कह रहे हैं कि जब आप दिनों की गिनती करेंगे तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि स्टे एक ही जगह पर हो, ऐसा भी नहीं है कि स्टे लगातार हो, ऐसा भी नहीं है कि आपका प्लेस ऑफ स्टे या पर्पस ऑफ स्टे मटेरियल था नहीं मटेरियल था, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। दूसरा पॉइंट वो कहते हैं कि गगन अगर हम कभी आपको किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ आवर्स दे दें तो 24 घंटे जोड़ के एक दिन बनाना, और अगर हम आपको नंबर मतलब आवर्स ना दें तो जिस दिन वो पर्सन इंडिया में आया था वो पूरा दिन इंडिया में काउंट कर लेना, जिस दिन वो पर्सन गया था वो पूरा दिन भी इंडिया में काउंट कर लेना। When a person is in India only for the part of the day, मगर अगर हम घंटे आपको बता दें तो आपने क्या करना है, तो आपने आवरली बेसिस को काउंट करना है और 24 घंटों को एक दिन मान के चलना है, ठीक है। बट अगर आपको डेटा घंटों में नहीं दिया, आवर्स नहीं दिया, तो पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिविजुअल निकालने के लिए द डे ऑन विच ही एंटर्स इंडिया as well as the day on which he leaves India shall be taken into account as stay of individual India। नॉर्मली अगर हम ये रूल नहीं पढ़ेंगे तो हम ये लगा देंगे चल यार या तो एंट्री वाला डे ले लो, एग्जिट वाला छोड़ दो, एक दिन ले लो, पर यहां पर लॉ कह रहा है हम दोनों दिन को काउंट करेंगे। ओके, एक इंडिविजुअल कब रेजिडेंट होगा और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, तो देखो, तो पहले तो हम रेजिडेंट की कंडीशन लगाएंगे। रेजिडेंट की कंडीशन थी एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग बेसिक कंडीशन, दोनों में से एक कंडीशन 182 डेज या 60 प्लस 365। अगर दोनों में से एक कंडीशन पूरी हुई थी तो रेजिडेंट बन गए थे। बट डज नॉट सेटिस्फाई एडिशनल 2 कंडीशंस, लेकिन वो व्यक्ति जो 2 कंडीशनल सेक्शन 6(6) में दी हैं, कौन सी वाली, 2 आउट ऑफ 10 और 730 आउट ऑफ 70, अगर वो 2 कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं करता तो वो बन जाएगा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ओके, और
अब तीसरा है नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट वो कब होगा, जब वो बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा हो, तो वो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा, और उस केस में एडिशनल कंडीशंस को देखने की जरूरत नहीं है। ये लीजिए, जो आपने पढ़ा वो सब इस डायग्राम के थ्रू हमने बता दिया। बोलिए, यहां तक का लॉ किसी बच्चे को दिक्कत करे ऐसा नहीं होता। यहां तक का क्वेश्चन जब आप 2-3 क्वेश्चन करेंगे पकड़ में आ जाएगा लॉ। प्रॉब्लम कब शुरू होगी, अब शुरू होगी, जो मैं आपके साथ करने जा रहा हूं, जिसको मैं रिवाइज कर रहा हूं, जिसकी वजह से मैं आपको ये दोबारा बता रहा हूं। बच्चे की पोजीशन में समझ सकता हूं, एज अ स्टूडेंट अगर मैं होता तो आप मुझसे उम्मीद कर रहे हैं कि सर क्वेश्चन कराते जाओ, क्वेश्चन कराते जाओ। क्वेश्चन बेटे एक के बाद दूसरा आएगा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, खत्म नहीं होगा। क्वेश्चन आते जाएंगे, मुझे क्वेश्चन करने में मजा आएगा, तुम्हें सुनने में मजा आएगा, लेकिन क्वेश्चन तब बनेंगे जब लॉ की पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। तो मैं लॉ की क्लैरिटी पर फोकस कर रहा हूं। यकीन मानो क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, घबराना नहीं। पहले लॉ का डिफरेंस समझ लो। आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे अभी तक के पार्ट पे जो मैंने पढ़ाया है, क्योंकि ये लॉ आज से नहीं पिछले 20 सालों से चल रहा है। हर एक क्वेश्चन इन्हीं लॉ के ऊपर बना हुआ है। पर थोड़े समय पहले कुछ नया लॉ आ गया, उस नए लॉ के क्वेश्चन आपको कहीं मिलेंगे नहीं, और वो अगर एग्जाम में आ गया तो आपको दुखी करेगा। तो इसलिए अब मैं आपको नया लॉ बताने जा रहा हूं। बताने क्या जा रहा हूं, रिवाइज करवाने जा रहा हूं, ठीक है। कंसंट्रेशन के साथ बात दोबारा सुनो। अब इंडिविजुअल था, हमने उससे पूछा क्या तू 182 डेज और मोर के लिए रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में था, या फिर 60 डेज और मोर के लिए तू प्रीवियस ईयर में था प्लस 365 डेज। ये हमने पूछा, क्योंकि पहला टेस्ट पास करने के बाद वो बन जाता है रेजिडेंट, और जब वो रेजिडेंट बन जाता है तो हम 6 वाली जो 2 कंडीशन है, 2 आउट ऑफ 10 और 730 इन 7 प्रीवियस ईयर, इस कंडीशन को चेक करके रिजल्ट निकालते हैं। इसके बाद रिजल्ट निकालेंगे कि वो आरओआर बन रहा है या एनओआर बन रहा है। हां सर, ये बात तो हमने कई बार सुन ली, हमारे दिमाग में बैठ गई, क्वेश्चन करा दो ना। भाई ना, रुको, इसकी एक्सेप्शन सुनो। आप कौन, सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत छोड़ के जा रहे हो, लीव्स इंडिया, क्या कारण है, एम्प्लॉयमेंट कारण है, या फिर आप क्रू मेंबर हैं ऑफ इंडियन शिप, बोलो। इस केस में ये जो बी कंडीशन है, ये वाली बी कंडीशन हट जाती है। हां सर, ये भी हमें याद हो गया, फिर भी आप बता रहे हो। सुनो तो, सुनो मेरी बात, ऐसे ही नहीं बता रहा, ऐसे ही नहीं बता रहा बेटे, सुनो। सर सुननी पड़ेगी अब आप कहते हो तो। एक एक्सेप्शन और थी, बस वो बता दो, बात खत्म। लिखो सर, सिटीजन ऑफ इंडिया या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया। इसके ऊपर भी बी कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। यानी बाकी सब लोगों के लिए लॉ क्या है, ये पूरा का पूरा लॉ है, और इन 3 लोगों के लिए क्या लॉ है, इन 3 लोगों के लिए ये लॉ है। बस ये मतलब है, 3 लोगों के लिए बी कंडीशन हटा दो, बाकी सबके लिए पूरा का पूरा लॉ लगा दो, ये लॉ है। सर समझ गए। लेकिन सरकार ने जो पिछले साल चेंजेस किए हैं, उनसे खलबली मच जाएगी, उनसे आपको तकलीफ हो जाएगी, और उनसे अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एग्जाम में डेफिनेटली नहीं बनेगा। क्यों सर? भाई लेटेस्ट अमेंडमेंट है, एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस के मिलेंगे नहीं, और आप कहोगे गगन सर आपने सर दर्द कर दिया था तो मैंने छोड़ दिया। और मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में एक बात कही थी, सुन लो, इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आया तो मुझे वो डेफिनेटली स्कोर करना है।
क्योंकि इस चैप्टर का लॉ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अरे इंडिविजुअल का स्टेटस थोड़ा सा लेंदी हो गया तो क्या हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया। ये सारा का सारा लॉ आपके सामने मैंने लिख दिया। अब सुनो, ध्यान से सुनो ना, सुनो, ध्यान से सुनो। सरकार को दिक्कत हुई और सरकार ने कोई ऐसा चेंज किया जो बड़े बड़े टीचरों को अभी तक समझ में नहीं आ रहा। कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है। मैं बताता हूं, 4 बार पढ़ने के बाद, मुझे भी 4 बार पढ़ने के बाद समझ में आया। सरकार ने कहा गगन देख, अगर सिटीजन ऑफ इंडिया हो या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया हो, ध्यान से सुनते जाना, तो हम यह भी देखेंगे क्या क्वेश्चन के अंदर, अभी तक के किसी क्वेश्चन में आपको इनकम के बारे में नहीं बताता था, डेज बताता था। कहता है अब अगर यह लिख दिया जाए कि उसकी टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स की इनकम अगर एक्सीड कर जाएगी 15 लाख से, अगर एक्सीड कर जाएगी 15 लाख से, तो उसके ऊपर 61B हम एप्लीकेबल करेंगे। और वो रूल हम एप्लीकेबल करेंगे 120 प्लस 365 लगा के। यानी कि सर अगर उसकी टोटल इनकम 15 लाख तक हो तो सरकार कह रही है कंडीशन नंबर बी हटा लो, उसे भारत में 182 डेज तक मजे करने दो, हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन अगर टोटल इनकम 15 लाख को एक्सीड कर गई तो हमारे कान खड़े हो जाएंगे। अब हम उसको ये बी की रिलैक्सेशन देंगे नहीं। वो रोने लगा, मुझे बी की रिलैक्सेशन हटा रहे हो। तो सरकार ने कहा यार एक काम करते हैं, कम कर देते हैं, 120 डेज करके एप्लीकेबल कर दी। इसका मतलब सरकार को ऐसी खबर मिली कि कुछ लोग विदेशों में जाके बैठ गए हैं, वो या तो इंडिया के सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, विदेशों में बैठ गए हैं, बिजनेस लगा के बैठ गए हैं और इंडिया में बस थोड़े दिनों के लिए आते हैं और यहां से अपना बिजनेस का जो भी कंट्रोल करना है वो लगा के चले जाते हैं और हमें टैक्स मिलता नहीं है। तो सरकार ने उन लोगों को पकड़ा जो सिंगापुर में बैठ गए हैं और बस उन्हें यह बता दिया गया सीएनए कि भाई इंडिया में आना, इंडिया से जाना, लेकिन याद रखना 182 डेज क्रॉस मत करना। तो वो क्या करते थे, 150 दिन में काम कर लेते थे। किसी ने ऐसा नियम बना रखा था 1 महीना इंडिया में तो 1 महीना विदेश में, ताकि 182 डेज क्रॉस ना हो। सरकार ने उनकी प्रैक्टिस पकड़ ली तो सरकार ने कहा कि भाई अब हम आपको सेकंड वाली कंडीशन का बेनिफिट नहीं देंगे अगर आपकी टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है। कौन सी इनकम? अदर देन फॉरेन सोर्स। अदर देन फॉरेन सोर्स कौन होती है उसको भी चर्चा करेंगे, घबराओ नहीं। अभी ये समझ लो कि इनकम अगर साथ में आ गई तो देख लेना कि इनकम 15 लाख तक है तो 61B नहीं लगेगा, और अगर इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो 61 की कंडीशन, बी वाली कंडीशन चेंज होके लगेगी, 120 प्लस 365 डेज लगेगी। और फिर अगर ये कंडीशन को वो फुलफिल कर गया, अगर वो फुलफिल कर गया तो सरकार कह रही है तुझे सेक्शन 66 में नहीं जाना। नॉर्मली 61 फुलफिल होने के बाद 66 में जाते हैं, लेकिन लॉ ने कहा कि तेरे लिए मैं लिख देता हूं सीधा, कुछ मत देखो, सीधा बन जाओगे आप NOR। यानी इसके लिए 6 वाली कंडीशन देखने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार ने कहा कि भाई हमने तेरे को बना दिया सीधा सीधा क्या, NOR। सर उसे 6 चेक करवा लो, शायद वो ROR बन जाए। सरकार ने कहा नहीं नहीं नहीं, छोड़ दो, इसको NOR बना दो, बाद में पकड़ेंगे इसको। इसका मतलब आपने अगर ये बारीकी से बात पकड़ ली कि अगर इतना ही है तो 61B को हटाना है, 61A लगाना है और उसके बाद 66 की कंडीशनों से पता लगाना है कि वो ROR होगा या NOR होगा। लेकिन अगर उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो उसकी 61B की कंडीशन 120 प्लस 365 डेज हो जाएगी। यानी अगर वो इंडिया में 130 डेज या 121 डेज रह गया तो सरकार उसे यहां पकड़ेगी और उसे यह कहेगी कि तेरे साथ ज्यादा जाती नहीं कर रही, थोड़ा तो तेरे को पकड़ना पड़ेगा, तुझे सीधा सीधा हम बना देते हैं NOR। सर ये बात कहां लिखी है? ये आपके यहां पर पेज नंबर 23 जो आपकी बुक का है उसका पैरा नंबर 19.31 है, उसका ये वाला पार्ट लिखा है।
इसका रिलेशन पिछले पेज की एक्सेप्शन से था, बुक ने यहां दे रखी है इसलिए मैंने जोड़ के बताया। पढ़ लो क्या लिखा है। यहां लिखा है कि ये अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट आई थी पिछले असेसमेंट ईयर से, और इस एक्सेप्शन को पढ़ने में बहुत सारे लोग गलती करेंगे। समझ लो, इंडिविजुअल शैल बी डीम्ड टू बी रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, यानी इंडिविजुअल को NOR माना जाएगा। पूरे लॉ में जब लिख दिया ना डीम्ड, तो इसका मतलब आप बन गए। सवाल जवाब मत करो, हम आपको NOR मानेंगे अगर आप ये बातें सेटिस्फाई कर दो। देखो क्या है, क्या आप इंडिया के सिटीजन हो? हाँ। या फिर आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, मतलब वो लोग जो खुद या उनके पेरेंट्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स, मैटरनल पैटर्नल कोई भी अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे। यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनकम देखनी पड़ती है। कौन सी इनकम? अदर देन फॉरेन सोर्स की इनकम। तो अभी दिमाग इस बात को छोड़ो कि अदर देन फॉरेन सोर्स की इनकम को कैसे पहचानूंगा। यह समझ लो कि अगर उसकी टोटल इनकम 15 लाख को एक्सीड कर गई तो ही यह कंडीशन लग रही है। और वो कह रहा है मैं भारत में भ्रमण करने आता हूं, सरकार कहती है आता रहे, तो उसके लिए 120 डेज देखे जाएंगे इंस्टेड ऑफ 182 डेज या 60 डेज और 365 डेज, ये देखे जाएंगे। अगर ये चारों कंडीशन एप्लीकेबल हो गई तो उसको सीधा सीधा क्या कर दो? NOR कर दो। उसको क्या कर दो? NOR कर दो। क्या कर दो? सर क्यों मजाक करते हो? NOR कर दो। और उसका एग्जाम्पल ये दिया हुआ है 19 पैराग्राफ पॉइंट नंबर 13, प्रॉब्लम नंबर 13, पेज नंबर 26 पर यह दी हुई है। इस कारण से यहां पर वो कवर हो गया। काश सर इतनी सी बात होती, हम समझ तो गए, इतना टाइम क्यों लगाया आपने? इन दोनों के बीच का डिफरेंस केवल इस इनकम की वजह से है, और इसकी वजह से लॉ का डिफरेंस सीधा सीधा उसे NOR बना रहा है। वो कह रहा है गगन 6 में मत चले जाना, गलत हो जाएगा। 6 में जाने की जरूरत नहीं है, ये स्पेशल केस है। इस केस में सीधा सीधा 6(1) ही कह रहा है कि भाई मैंने तय करवा दिया, तुम NOR बन जाओगे। ठीक है। अब कुछ लोग बहुत चालाक हैं, इतने चालाक कि वो कहते हैं कोई बात नहीं, बना रूल, मैं तो इंडिया में आए बिना ही अपना खेल खेल लूंगा। तो सरकार ने इसके साथ साथ सरकार ने एक और अमेंडमेंट की है जो कि आज आपको समझनी पड़ेगी, जिसे मैं नाम दे रहा हूं सेक्शन 6(1)A। अब सर इसमें और 6(1)A में क्या अंतर है? 6(1)A भी आपको सीधा सीधा NOR बनाएगा, जैसे ये आपको सीधा NOR बना रहा है। यहां पर भी सरकार ने एक नई बात लिखी है जो आपको NOR बनाएगी, और जिसका आपको बुक्स में क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अगेन वही रीजन है, 10 ईयर में क्वेश्चन नहीं मिलेगा, अगेन वही रीजन है, नया लॉ है ना। यहां क्या लिखा लॉ ने? या लॉ ने लिखा क्या आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं? हां। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन यहां कवर नहीं हो रहा। क्या आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं? हां सर मैं सिटीजन ऑफ इंडिया हूं। ओके। क्या आपकी टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स की 15 लाख रुपए से ज्यादा है? हां। अब मैं नहीं कह रहा कि आप भारत में आए थे, मैं तो कह रहा दिनों को भूल जाओ, दिनों को भी भूल जाओ। सरकार कह रही है क्या आप जिस किसी भी वजह से कुछ ऐसा है कि यू आर नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री। क्या किसी कंट्री में कुछ ऐसा है जहां पर भी आप बैठे हैं, क्या वहां पर कुछ ऐसा है कि आपके ऊपर टैक्स नहीं लगता? वर्ल्ड में कुछ देश ऐसे हैं जो टैक्स हेवन कहलाते हैं और वहां पर कोई टैक्स नहीं लगता है। तो अगर एक इंडियन सिटीजन दुबई में जाके रहने लग गया और उसके कुछ भारत से होने वाली इनकम है और दुबई उनसे टैक्स लेता नहीं है, तो सरकार ने कहा हम नहीं छोड़ेंगे, हम ले लेंगे तेरे से टैक्स। तो अगर तू सिटीजन ऑफ इंडिया है, अगर तेरी टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स की 15 लाख से ज्यादा है और तू किसी कारण से वहां पर टैक्सेबल नहीं हो रहा, कहीं टैक्सेबल नहीं हो रहा, तो एक बात समझ ले, इंडिया में तेरा स्टेटस हो जाएगा NOR। तो यहां पर देखो
दिनों की कैलकुलेशन किए बिना ही आपका स्टेटस निकलेगा। यहां कंडीशन यह है कि आप वहां पर लायबल टू टैक्स नहीं है, इस वजह से हमने आपको पकड़ा है। और इस बात को अगर आप पढ़ना चाहते हो, जो कि आप पढ़ना चाहोगे, क्योंकि ये न्यू लॉ है, वो यहां पर आ गया। देखिए, अगर हम 61A को पढ़ें, ये न्यू लॉ है, तो ये अभी लास्ट असेसमेंट ईयर से आया था। इसमें भी लिखा है कि इंडिविजुअल शेल बी डीम्ड टू बी रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो यहां भी लिखा है कि इंडिविजुअल शेल बी डीम्ड टू बी एनओआर। और यहां पर लिखा है कि गगन 3 कंडीशन हम बता रहे हैं। पहला, वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। अब मैंने कई टीचर्स की वीडियो यूट्यूब पर देखी, वो बिना ध्यान दिए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी लिख रहे हैं यहां पर, लेकिन यहां पर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वर्ड मिसिंग है। तो आप क्या इंडिया के सिटीजन हैं? हां। क्या आपकी टोटल इनकम, वही बात लिखी है, अदर देन फॉरेन सोर्स 15 लाख रुपए से ज्यादा थी? हां। और क्या आप नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री हैं? अब सर ऐसा कैसे हो गया? सरकार कह रही कुछ हमारे वर्ल्ड में कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिन्हें हम टैक्स हेवन कहते हैं, वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज से ही खूब पैसा कमा लेती हैं बेच बेच के। तो हम आपको क्या बनाएंगे? एनओआर। यहां पर लॉ यह भी कहता है कि गगन 61A वहां नहीं लगेगा जहां कोई पर्सन सेक्शन 61 में कवर हो रहा होगा। मतलब ये लॉ ये कहता है कि गगन 61A तब लगेगा जब कोई पर्सन इस नॉर्मल लॉ से बच रहा होगा, तब लगेगा। अगर कोई यहां आ गया तो फिर यहां पकड़ो। कोई खेल खेल रहा है दिनों का, बाहर बैठ के खेल खेल रहा है और भारत सरकार का मजाक उड़ा रहा है, तो उसको यहां पकड़ लो। और कोई अगर हिंदुस्तान में आ ही नहीं रहा फिर भी खेल खेल रहा है, तो उसको यहां पकड़ लो। सर इसका भी कोई एग्जाम्पल बताओ ना, बुक ने दिया हुआ ना, ये रहा। ये वाला 61A है, मैंने लिखवाया था लास्ट क्लास में, ये वाला 61A है। इसमें हम ये देखते हैं कि आप इंडियन सिटीजन हो? हां। क्या आप जिस कंट्री में हो वहां आपका कोई टैक्स नहीं लग रहा? हां। क्या आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 15 लाख से ज्यादा है? हां। तो सीधा एनओआर। तो देर आर सम फ्यू चेंजेस इन द रेजिडेंशियल स्टेटस रूल्स ऑफ इंडिविजुअल, जिसकी वजह से ये दिक्कत है। एक बार इसको रिकॉल कर लिया, फिर आप ढेर सारे क्वेश्चंस कीजिए और फिर इन्हीं रूल्स को आपने अप्लाई करना है। जब आप बनाओगे आपसे बनेंगे। अब देखिए, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, तो बचे हुए समय में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस रीड करवा देता हूं। बट पहले मैं अपनी बात पूरी कर लूं। 61A समझ में आ गया। 61B में कब 120 डेज जमा 365 लगेगा, ये समझ में आ गया। और अगर इसी कंडीशन को आप कंपेयर कर पाओ, अगर आप इसी कंडीशन को कंपेयर कर पाओ इस वाली कंडीशन के साथ, क्योंकि यहां जो ये लिखा है बड़ा माइन्यूट चेंज उस पैराग्राफ में लिखा है 120 वाले में, ठीक है, तो आपको बातें क्लियर होंगी। ठीक। अब सर ये जो बार बार लिखते हैं कि आपकी टोटल इनकम 15 लाख अदर देन फॉरेन सोर्स, अब सर इसको कैसे पहचाने? ठीक है, तो वो कहते हैं कि गगन इसके लिए आपको क्या करना है कि 15 लाख की जब इनकम निकालनी है तो वो आपको निकालनी है आफ्टर इग्नोरिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस। फॉरेन सोर्स की इनकम को बाहर कर दो। मतलब अगर लिखा हो कि किसी का फॉरेन कंट्री में मकान है, किसी की फॉरेन कंट्री में एफडी है, किसी का फॉरेन कंट्री में बिजनेस है, वो सबको छोड़ दो। लेकिन लॉ ने कहा कि यहां पर एक बात का गगन ध्यान रखना, इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स जो हमने हटाया है ना, उसमें से एक इनकम को नहीं हटा रहे। एक इनकम को नहीं हटा रहे। कौन सी इनकम को? जो इनकम कोई व्यक्ति बिजनेस से, विदेश में बिजनेस से कमाएगा लेकिन उसे कंट्रोल इंडिया से करेगा। तो बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। यानी कि
उस इनकम को फॉरेन में होते हुए भी हम उसे डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया में इंक्लूड कर लेंगे। उसके बाद पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है ये हमने आपको बता दिया। अब देखिए, ये जो आपका नॉर्मल लॉ है ना, कौन सा वाला, ये वाला, ये जो आपका नॉर्मल लॉ है, यहां तक का लॉ, ये नॉर्मल लॉ है। इसको यहां पर कवर किया है कि कब इंडिविजुअल आरओआर बनेगा, कब वो एनओआर बनेगा, कब वो एनआर बनेगा। तो ये उसकी समरी है। किसकी समरी है? ये जो पोर्शन आप हाईलाइटेड लेफ्ट में देख रहे हो, इसकी समरी है। उसके बाद बुक ने कहा कि गगन, क्या तुमने बच्चों को यह बता दिया कि इसके साथ साथ इंडिविजुअल एनओआर बन सकता है अगर वो दो एक्सेप्शंस में कवर हो जाए, और वो दो एक्सेप्शन आपकी स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे हैं। पहली एक्सेप्शन ये वाली है, सीधा एनओआर बनाएगी। दूसरी एक्सेप्शन ये वाली है, सीधा एनओआर बनाएगी। ढेर सारी प्रॉब्लम्स हैं, ढेर सारी, जी भर के कीजिएगा। और अगर यहां से आपको ना समझ में आए तो मैंने यहां पर ये चार्ट बना के समझाने की कोशिश की है। उसी बात को ये चार्ट से समझाने की कोशिश की है। ठीक है, हमारे नोट्स आपको मिल गए हैं और पूरा एज इट इज लॉ आपको लिख के दिया है कि सेक्शन 6(1) में क्या लिखा है। दो कंडीशन लिखी हैं, ये 3 एक्सेप्शन दी हैं। उसके बाद ये न्यू एडिशन लॉ ने यहां पर की है। इसका मतलब मैंने आपको समझा दिया है और आपने इन दोनों के अंतर को समझना है। इन दोनों में सिर्फ टोटल इनकम मोर देन 15 लाख होने की वजह से इस केस में सीधा सीधा एनओआर बनाया गया है। प्रिंट आउट लीजिएगा, पढ़िएगा, नहीं तो बुक से मैंने आपको पढ़ा दिया। मेरा मतलब आपको लॉ क्लियर करने का है। सेक्शन 6(1)(a) लॉ में कैसे लिखा हुआ है? सीधा लिखा हुआ है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन क्लॉज 1। मतलब लॉ की अपनी लिखने की एक आदत होती है। वो कहता है कि मैंने 6(1) में जो लिखा था भूल जाओ। एक इंडिविजुअल अगर वो सिटीजन ऑफ इंडिया है, टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स 15 लाख से ज्यादा है, नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री है, देन ही शैल बी डीम्ड टू बी रेजिडेंट इंडिया। और फिर और कौन सा रेजिडेंट होगा? नॉट ऑड रेजिडेंट होगा। सेम बात हमने लिखी है। दो पेजेस में मैंने उसी लॉ को एक्चुअल लैंग्वेज में लिखा है और आपको समझाने की कोशिश की है कि इंडिविजुअल के फाइनली जो स्टेटस आएंगे, या तो आरओआर या एनओआर, या डीमिंग प्रोविजन की वजह से सीधा एनओआर या एनआर। ठीक है, अब आइए जी, आपको ढेरों क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो पुराने लॉ पर बेस्ड होंगे और आप उनको खूब प्रैक्टिस करेंगे और आपको नए लॉ के क्वेश्चन मिलेंगे नहीं, क्योंकि अभी तक बने नहीं है, तो आप भूल जाएंगे। तो आप प्लीज याद रखिएगा, मैंने बहुत मेहनत की है, एक एक्स्ट्रा क्लास लगाई है एक एक माइन्यूट बात को समझाने के लिए कि क्या फर्क है। ठीक है सर, अब एक दो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। चलो सर पढ़ लेते हैं। एक्स एक फॉरेन सिटीजन है एंड दैट इज नॉट बीइंग अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर 21-22 ही केम टू इंडिया फॉर 70 डेज। अब देखो जी, मेरे माइंड में कैलकुलेशन शुरू हो जाती है। पहले 6(1) देखो, 6(1) में 182 डेज, 60 + 365 डेज, और इसकी मैं 3 बेसिक एग्जेम्पशंस अपने दिमाग में ले आता हूं। पहली कंडीशन में सिटीजन ऑफ इंडिया एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है, दूसरे में सिटीजन ऑफ इंडिया मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप जा रहा है, और तीसरे में सिटीजन ऑफ इंडिया या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन विजिट के लिए आ रहा है। तो इसके ऊपर कोई कंडीशन एप्लीकेबल नहीं लग रही। ठीक है, पहले लॉ रिकॉल होगा तब क्वेश्चन बनेगा। वो कह रहे उसका रेजिडेंशियल स्टेटस बताओ, ये एज्यूम करते हुए कि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2007-8 से लेकर 2020-21 तक उसकी जो प्रेजेंस थी वो ये थी। ठीक है, उन्होंने मुझे कितने सालों की कहानी बता दी? 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 और 10, यानी उसके बाद की तो मेरे किसी काम की है नहीं। मुझे सारे लॉ में केवल 10 साल पीछे तक का ही रिकॉर्ड दिखाई देना होता है। तो पिछले यानी कि 21, 22 में 60 डेज प्लस पीछे के 4 सालों में 365, ये है पीछे के 4 साल। चेक कर लूं, एक मूवी थी सस्पेंस वाली 100 डेज, तो 100 प्लस 80 प्लस 60 और प्लस 126 और 366 डेज आ रहे हैं ये टोटल। यानी कि वो 61A 182 डेज फुलफिल नहीं कर रहा, लेकिन वो 61B 60 प्लस 365 को फुलफिल कर रहा है, तो वो बन गया रेजिडेंट। अब हमें चेक करना है क्या वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी है। ठीक है जी, ये तो पता लग गया कि वो रेजिडेंट है, क्या वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी है। तो भाई 6 कहता है कि गगन 2 कंडीशन है, एक तो है 2 आउट ऑफ 10 और दूसरी है 730 इन 7 प्रीवियस ईयर। यही 2 कंडीशन है। अब इसमें पहले मैं ये वाली कंडीशन को चेक करता हूं, क्यों ये बहुत सिंपल होती है। पहले मैं इसको चेक करता हूं। अब की बार मुझे 7 इयर्स तक जाना है, तो ये हमारे 7 साल है, इन सब का टोटल निकालना है। क्या 7 सालों में 730 दिन था? वो 100 प्लस 80 प्लस 60 प्लस 126 प्लस 80 प्लस 70 प्लस 23 539, यानी कि ये 539 है। यानी कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होने वाली। और अगर 6 की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती हैं, 6 तो सेटिस्फाई हो गई, लेकिन 6 की दोनों सेटिस्फाई नहीं होती, तो उसका स्टेटस हो जाता है NOR। सर इसके बारे में भी तो चेक कर लो, जरूरत नहीं है, आंसर तो आ चुका है NOR। फिर भी आप चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। कैसे चेक होगा सर? 182 या 60 प्लस 365 इन 4। तो सर पहली वाला तो 2021 में ये कंडीशन तो फुलफिल हो नहीं रही, ये फुलफिल हो गई। इसके लिए 1, 2, 3 और 4 चेक करो। 80 प्लस 60 प्लस 126 प्लस 80 346, यानी भाई यहां पर मेरा रिजल्ट आ गया। यहां पर ये रिजल्ट आ गया इस साल नॉन रेजिडेंट। ठीक है, यहां चेक करते हैं, तो यहां 60 प्लस 365, तो 1, 2, 3 और 4 60 126 80 और 70 336। यहां पर भी ये बन रहा है नॉन रेजिडेंट। इस तरह से आपको हर साल चेक करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। पढ़िए, सॉल्यूशन बनाते हुए अपने इसको लिखना पड़ता है, ये टाइम टेकिंग होता है सॉल्यूशन बनाना। X इज फॉरेन सिटीजन, ही इज नॉट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ही इज नॉट कवर्ड बाय एक्सेप्शंस। तो ही इज इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर 70 डेज एंड ड्यूरिंग 4 years फॉर 366 डेज। सो उसने पहली कंडीशन 61B की एक सेटिस्फाई कर दी, तो यहां पर वो रेजिडेंट बन गया। ठीक है, अब चेक करेंगे क्या वो ऑर्डिनरी है, नॉट ऑर्डिनरी है, और इसके लिए हमारे को 2 और कंडीशन देखनी पड़ेंगी। और वो 2 कंडीशन क्या है? देखो, उन्होंने हर साल बताया कि 2021 में वो NR है, और मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया था, 60 प्लस 365 डेज चेक किया, NR। ठीक है, दूसरी कंडीशन है कि वो 730 डेज होना चाहिए, लेकिन वो केवल 539 डेज तक निकला था, तो वो ये वाली कंडीशन तो पूरी कर नहीं रहा। इसीलिए अगर वो एक कंडीशन बेसिक वाली पूरी करता है पर एडिशनल दोनों पूरी नहीं करता, तो वो NOR बन जाएगा। अब बेटे इतने लेंदी क्वेश्चन है, आते नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिए। इस तरीके से ये क्वेश्चंस हैं, ये सॉल्यूशंस हैं। मैं चाहता हूं आप इन्हें खुद से पढ़कर बनाएं और लॉ को देखें, क्वेश्चन को देखें और प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। मेरे ख्याल से अब आप
इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस डेफिनेटली निकाल लेंगे बिना डरे हुए। आन दे कोई बोले मेरे पास सीए की बुक है ला, कोई कहे मेरे पास सीडब्ल्यू की बुक है ला, कोई कहे मेरे पास गिरीश आहूजा की बुक है, बोलो जबरदस्ती जल्दी ला, जितनी चाहे प्रैक्टिस करना। पर एक बात याद रखना कि आपको जो बहुत सारे क्वेश्चन दिखाई देंगे आपसे बनेंगे वो सारे ओल्ड वाले लॉ के ऊपर बहुत मिलेंगे, नई अमेंडमेंट का इक्का दुक्का मिलेगा। इसलिए कम से संतुष्टि कर लेना, मान लेना कि हां लॉ हमने समझ लिया है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और अब रेजिडेंशियल स्टेटस में कुछ खास नहीं बचा, सिर्फ इंडिविजुअल का ही लेंदी था। चलिए टाटा बाय बाय सी यू।